अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको देती है दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। मैं हमेशा आपको जब भी गुड मॉर्निंग सुबह का आगाज़ करती हूँ और हमेशा बहुत सारी दुआएं देती हूँ और हमेशा कहती हूँ दुआएं एक दूसरे को देते रहना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए। ये रिश्ते जो है ना अल्लाह पाक ने बनाए, एक रिश्ता है जो है वो कुछ पेपर पे होता है, जैसे कहते हैं हम निकाह, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी भी जो है पेन के पेपर के मोहताज नहीं होते और अल्लाह पाक ने वो रिश्ते बहुत खूबसूरत बनाए हैं। माँ बाप का रिश्ता जिसे हम कहते हैं ब्लड रिलेशन, बहन भाई का रिश्ता, मामू भतीजे का रिश्ता, ये बहन भाइयों के रिश्ते जो होते हैं ना ये इतने खूबसूरत होते हैं, इनके साथ ऐसी यादें वाबस्ता होती हैं जिनको हम कभी नहीं भुला सकते। कभी कभी मैं ख्वाब में देखती हूँ, हमेशा मुझे अपना वो घर याद आता है जहाँ पे मैंने अपना बचपन गुजारा है। ऐसा ही होता है, कभी भी आप नोट कीजिएगा। मैं अपनी मेरी सिस्टर है, वो मतलब कनाडा में उनकी, अब वो चली गई, काफ़ी टाइम हो गया, 20-25 साल शादी होके गई थी। तो कहती है सभी मुझे ना अपना पुराना घर नहीं भूलता, मैं वही जब भी मैं देखती हूँ, आज इतनी पुरानी बात हो गई, अगर उनकी उम्र 40-50 साल हो गई है तो वो कहती है मुझे वही अपनी पुरानी खिड़की, वही पुराना सहन, बारिश हो रही है, वही छतें, वो सब कुछ नजर आता है, वो गली में घूमना फिरना, वो दरवाजा जो अब तो ऑफ कोर्स घर टूट जाते हैं, बन जाते हैं, बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, कहती है वो मैं नहीं भूलती। मेरी दूसरी सिस्टर से बात होती कभी तो कहती है मैं जब भी ख्वाब में देखती हूँ मुझे पुराने घर। तो सोच लें कि आपकी ये जो यादें ना ख्वाबों तक ना रहे, इन रिश्तों को लेके चलना सीखें। ये बहुत खूबसूरत और प्यारे रिश्ते होते हैं। कभी उनके साथ थोड़ा टाइम, हम लोग इतने मसरूफ हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का दौर हो गया, लेकिन याद रखिएगा अगर आप इनको लेके चलेंगे तो कल आपके भांजे भतीजे, जब आपके रिश्ते बढ़ते हैं ना, मामू ओ रिस्पेक्ट, ताया हो क्या बात है, ये प्यारे प्यारे चाची मामी, ये बहुत प्यारे रिलेशंस होते हैं। शादी में यही जो रिश्ते होते हैं ना, ऐसे भंगड़े डाल रहे होते हैं शादी में इनको लेके चलना सीखें, बहुत मज़ा आता है। तो प्यारे प्यारे रिश्तों के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड किया करें। काम है, बिल्कुल मैं भी काम कर रही हूँ, ऑफ कोर्स जॉब बहुत ज़रूरी है, घर की ज़रूरतें ज़िंदगी है, बच्चों को सपोर्ट करना है, लेकिन अपने लिए तो टाइम ऐसे ही निकाल सकते हैं कि जब आप अपनों के लिए थोड़ा टाइम निकालें। तो ये है छोटा सा मैसेज, मेरी आदत है थोड़ा सा आपसे नेचुरली जर्नली जो है मैसेज शेयर करती हूँ। और ये खूबसूरत यादें कब याद आती हैं, जब आप कहीं दोबारा दूर हो जाते हैं ना, फिर अल्लाह मैंने आपके साथ ऐसे यहाँ गई थी ना, कितना मज़ा आया था, पिकनिक पे गई थी, यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, तो वो बातें फिर शेयर होती हैं, फिर दिल बड़ा पिशोरी सा हो जाता है चलिए जी, लेट्स सी ये छोटा सा मैसेज। अब चलते हैं हम अपने सेगमेंट्स की जानिब। और आप जानते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में डिफरेंट सेगमेंट्स यहाँ पर किए जाते हैं और आप लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और उन लोगों को भी मैं इनवाइट करती हूँ जो अपने पाकिस्तान का सरमाया है, टैलेंटेड है, डिजर्विंग है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को सभी बहुत ऑब्लाइज करती है। यू नो अबाउट एंटरप्रेन्योर्स वुमेन हो, स्किल्स वुमेन हो, टैलेंटेड वुमेन हो, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनको बहुत आगे देखूं। और वो इतनी सिंसियर होती हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमेशा वो चाहती हैं कि हम कुछ बेहतर कर सकें, और करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ऑलराउंडर पर्सन होती हैं। इस वक्त एक मौजूद है लेडी मेरे दरमियान में, मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लगाने आ गई हैं, और अच्छा लगता है। थोड़ी खूबसूरत शायरी हो और शायरी में ये फूलों की खुशबू बिखेर दी जाए तो कितना मज़ा आता है, अपनी फीलिंग का इजहार, ख्याल का इजहार होता है। तो ऐसे भी हैं कुछ लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो आज हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, और जिनके अल्फाजों का चुनाव है वो अब आप खुद सुन लीजिएगा, मेरा तो इतना अच्छा चुनाव नहीं है। इस वक्त समरी नदी मौजूद है और इनकी खूबसूरत बुक शायरी की जो लॉन्च हुई है, क्योंकि मेरी ज़रा शायद शायरी और लफ्ज़ों का शायद तनासुब कुछ इतना ख़ास ना हो, एक्सटेंड जैसे बोलते हैं वर्ड्स का, कहते हैं अल्फाज, ये बड़ा तकिया कलाम होता है, मुझे इतना भी नहीं मालूम, लेकिन ये अभी वो बताएंगी कि अल्फाज का चुनाव कहाँ पर आके फिट होता है। खुशबू ख्याल के नाम से उन्होंने एक खूबसूरत अपनी बुक लॉन्च करने वाली हैं आर्ट्स काउंसिल में, और जो
शायरी को दिल से पसंद करते हैं, उर्दू के शौकीन लोग हैं, वो जरूर वहाँ तशरीफ लाएं। अब यहाँ पर मौजूद है मेरी प्यारी सी बहन समरीन नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का मुझे शुक्र है। बोलते हुए देख रही थी बड़े गौर से। सुन रही हूँ ना, सुन रही थी। उसके बाद फिर बोलूंगी। आए हाय, नहीं नहीं, अब आप सुनाइए, हम सुनेंगे। अच्छा जी, क्या मेरा आप- तो मुख्तसर तारुफ ये है कि मैं वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, यस। दोहा कतर में होती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है बैंक में होते हैं, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी में है और अब कुछ अरसे से शायरी का ज़्यादा शौक हो गया। वैसे तो फैमिली में हमारे है शेर व शायरी काफ़ी, बचपन से इसी माहौल में परवान चढ़ी हूँ। अब्बू दादाजी सब शायर थे माशाल्लाह। मामू हैं टोरंटो में, वो भी काफ़ी मारूफ शायर हैं, अब्दुल सलाम आरिफ। तो शायरी का रुझान है क्योंकि घर में है ना, एक फैमिली में हमारे पास सेटअप था शेर व शायरी का, तो बचपन से ही रुझान रहा। लेकिन अब कुछ अरसे से ज़्यादा शगफ हो गया शायरी से, तो अब मैंने बाकायदा तौर पर लिखना शुरू किया। ओके। जब लिखती गई तो माशाल्लाह इतना लिख लिया कि फिर मैंने सोचा कि इसको एडअप किया जाए और एक मजमूआ कलाम बनाया जाए। सब ने, मेरे दोस्त अहबाब ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने मशवरा दिया कि इसको एक बुक की फॉर्म में लेके आए। तो फिर मैंने अभी एक बुक जो है, क्या बात है, नहीं नहीं, बस सही बोल रहा आपका क्या। अच्छा, ये रहा, ये रहा, ये रहा इधर। अच्छा, उसको दे। तो ये मैंने फिर बुक जो है इंशाल्लाह कल लॉन्च कर रही हूँ आर्ट्स काउंसिल में। उम्मीद है आप सब लोग पसंद करेंगे, इसे जरूर लें, पढ़ें और समरीन खुश जी, हों। एक बात बताइए, देखें ये कुछ आसान नहीं है बुक लॉन्च करना या एक लिखना। एक लिखत जो होता है ना, वो अपने दिल के या जो भी उसके खूबसूरत अंदर फीलिंग्स है वो बाहर डेवलप करता है और फिर उसको पेन की सूरत में, कलम की सूरत में, लफ्जों का चुनाव करके उसको लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मुझे कोई खास मुश्किल नहीं हुई। बस मैं यूं कहें कि लिखती गई, खुद से खुद अल्फाज बनते गए और अल्लाह का शुक्र है कि ये मजमूआ कलाम आज हाथ में है। क्या बस जहन में आता गया, मैं लिखती गई, कोई खास एफर्ट नहीं हुई, बस एक आपने दिल से शौक हुआ। इससे पहले क्या, इससे कभी पहले स्कूल कॉलेज में लिखती जी थी? कभी अर्ली एज ऐसा में हुआ? मैंने लिखा बच्चों की जैसे नज़में, स्कूल के मैगजीन में, नौने हाल वगैरह में मेरी शाया हुई है नज़में। उसके बाद फिर ये कि पढ़ाई, फिर शादी अर्ली एज में हो गई, बच्चे वगैरह बिजी रही, लेकिन पढ़ती रही हमेशा, मुख्तलिफ शोरा को पढ़ती रही हूँ। अब कुछ अरसे से लिखने का जैसे खुद से एक इंसान के अंदर नेचुरल टैलेंट आ जाता है ना, जी। वो फील हुआ, तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। और लिखने में मुझे कोई खास मुश्किल नहीं हुई, बहुत आसानी से लिख रही हूँ और बहुत खुशी से, अच्छा लग रहा है लिख के। पहला मतलब इसमें, सॉरी पहले कह रही हूँ, आपका फेवरेट शायर कौन है? जैसे होता है ना कोई खास। जी, फेवरेट शायर सबसे पहले तो अल्लामा इकबाल बहुत हमारे अजीम शायर हैं, उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, उनकी शायरी काफी पढ़ी। फिर अहमद फराज हैं, परवीन शाकिर हैं, माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे बड़े बड़े शोरा हैं। किसका नाम लूं किसका छोड़ूं, मतलब कोई कमी नहीं, और सब माशाल्लाह बहुत बड़े शायर हैं। इंस्पायर हूँ और पढ़ती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, फिर लिखती भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं शायर तो नहीं मगर ऐसा तो नहीं, अब फील होता है कि शायर हूँ। नहीं, अब फील होने लगा है कि शायरा हूँ अंदर से। इससे पहले नहीं थी, लेकिन अब हूँ, अब आ गई ये चीज मेरे अंदर तबीयत किसी में। को मैंने कहा जिस कभी तुमको देखा, मैंने तुमको देखा और शायरी आ गई, ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने हस्बैंड को, अच्छा यार ये बहुत अच्छा बंदा है इसका। नहीं, वो तो उसमें कोई शक नहीं है। उल्टा और उन्होंने अप्रिशिएट भी बहुत किया, बहुत खुश भी हुए। शुरू में तो हैरान हुए कि उनकी बेगम शायरा बन गई, लेकिन फिर उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया और उनकी अप्रिसिएशन की वजह से यकीन करें बुक भी आई है। क्या नाम है? अब्दुल रहमान नदीम। अब्दुल रहमान नदीम साहब जो हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट किया है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अस्सलाम वालेकुम करती हूँ और थैंक्स करती हूँ कि पाकिस्तान में एक और टैलेंट आए जो अब मुशायरे को बड़ी पजीराई मिल रही है। जी, ऐसा है कि नहीं? नहीं, मुशायरा सुनने में अच्छा लगता है और आपको बहुत अच्छा फील होता है। अगर आप वाकई शौकीन हो शायरी के तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, और होने चाहिए मुशायरे, क्योंकि आजकल कम हो गए थे। कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि मुशायरे भी कम हो गए थे, लेकिन अब उसको फिर से प्रमोट करना चाहिए। नए नए शायर हैं, उन सबको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी शायरी सुनाएं और अच्छा लगे। मुझे भी अच्छा लगता है। उस दिन हमारे बड़ी अच्छी शायरा यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में गई थी सबीन जी, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले मतलब पतंगे से डरती थी, अब सांप भी मार सकती हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ। उन्होंने वो बड़ा स्टाइल से कहा था। तो वाकई में अपने लफ्ज जो है ना वो ब्रीफ करते हैं जी। और यही एक शायरी की खूबसूरती है। अब आप सुनाएं कुछ, हमें मजा तो तब है ना, ये तो गप्पे शप्पे हो गई। बिल्कुल जरूर सुनाऊंगी। बिल्कुल, अपनी बुक लेके आई हूँ ताकि आप सबको थोड़ा सुना सकूं। क्या बात। मैं जब तक नाज़रीन से कह दूं, कल आप लोगों ने आर्ट्स काउंसिल जाना है
और समरीन जी जो है वो स्पेशली जो बुक लॉन्च कर रही है जिसका नाम है खुशबुए ख्याल, आप जरूर जाएं और देखें इनकी शायरी कैसी है। जी अब यहाँ सुने। जी पहला शेर शुरू कर रही हूँ उससे। जी। तेरी तलाश में जब मैंने दुनिया छान डाली, आहा, तेरी तलाश में जब मैंने दुनिया छान डाली, तो मिला मुझे अपना खुदा अपनी रूह के हर परतू से। आहा, जहां से शुरू हुए वफा ओ जफा के सिलसिले, जहां से शुरू हुए वफा ओ जफा के सिलसिले, वहीं से इंसान की औकात इश्क खुदा ने बदल डाली। क्या काशी की है। यानी कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक है। इंसान के जो है ना कभी कुछ किसी को कुछ बताना हो कि ये ऐसी चीज है जी। तो उसको लफ्जों में मोती पिरोने वाले बराबर होता है। ऐसा है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। क्या सोचती हैं कि हम अपनी शायरी से अपनी यूथ के लिए क्या कर सकते हैं या अपनी नौजवान नस्ल को क्या पेश कर सकते हैं? देखिए हम हर तरह की शायरी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक चूज कर रहे हैं और किस टॉपिक से आप इंस्पायर्ड हैं। यूथ को आप अपने मुल्क के लिए बेहतर कामों के लिए आप मतलब उन्हें प्रोवोक कर सकते हैं शायरी के जरिए, और उनको ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर करना चाहिए कि वो उर्दू अदब पढ़ें, क्योंकि आजकल यूथ में से उर्दू अदब का रुझान खत्म हो गया है। तो हमारा फर्ज है कि अपनी नई नस्ल को, अपने बच्चों को पहले तो हम उर्दू पढ़ाएं और फिर उर्दू अदब की तरफ लेके आएं। तो पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो तो ऑटोमेटिकली उर्दू पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो शुरू से बाहर रह रहे होते हैं उनके बच्चों ने जरा उर्दू कम पढ़ी होती है। तो इस बात पे हमें वाकई ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को उर्दू पढ़ाएं और उर्दू अदब बच्चे पढ़ें, तो ये अच्छा है। मुझे बड़ा एक चीज का समरीन जी शायद आप भी एग्री करेंगे कि बहुत दुख होता है कि हम लोग बेसिकली बिलोंग टू पाकिस्तान और हमारी उर्दू जबान जो है हमारी जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हम लोगों के बच्चों के दिमाग में इंग्लिश का इतना फुकदान डाल दिया है कि उनको चाहे बोलने आए ना वो रट्टाफिकेशन करें, एक इम्प्रेशन डालें तो वो समझते हैं कि ये असल में आजकल जो दौर है उसमें हमें उर्दू और इंग्लिश दोनों पे बराबर तवज्जो रखनी चाहिए। उर्दू तो क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो हमें अपने बच्चों को सिखाना ही चाहिए। अगर उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो एक वक्त आएगा कि हमारा उर्दू अदब ही नहीं रहेगा, तो वो तो हमें उस पर तो तवज्जो रखनी है। और साथ साथ इंग्लिश तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसमें बच्चों ने पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो हमें बेसिकली दोनों ही जबानों पे तवज्जो रखनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी क्योंकि ये बहुत अहम चीज है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि दूसरी एग्जीबिशंस लगती हैं जी। अब जैसे आपकी एग्जीबिशन है, मैं फिर कहूंगी नाज़रीन जरूर आर्ट्स काउंसिल जाएं और कल इंशाल्लाह ताला नदी मिस जो है ना समरीन जी की स्पेशली बुक जो है स्पेशली शायरी की बुक लॉन्च हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोगों की पहले अभी जो एग्जीबिशन होती है ना कॉन्सर्ट वगैरह का कैसा क्राउड होता है, लेकिन अब इस तरह की बुक लॉन्चिंग या बुक फेयर में वो क्राउड मजेदार नहीं। अभी भी जो शौकीन लोग हैं वो तो जरूर आएंगे यकीनन, जिनको शौक है उर्दू अदब का, जो बाकायदा शायरी पढ़ते हैं। वैसे बहुत बड़ी तादाद है अभी भी। अब ये है कि अपनी अपनी मसरूफियत की बात है, लेकिन अभी भी लोग बहुत अप्रिशिएट भी बहुत कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। आपको पता मैं कहाँ पर अभी सिलेक्ट करने वाली हूँ, बताएं आप कब कितने दिन तक यहाँ कतर अगर नदीम भाई वेट कर रहे हैं तो बस वेट कर रहे हैं, जाहिर है मियां तो वहीं पे बस मेरा 1 वीक और है इंशाल्लाह फिर वापस सोच रही हूँ एक डिबेट कंपटीशन करवा दूं कॉलेजेस का, आप जज के फराइज अंजाम दे दे, कितना मजा आएगा। देखिए अगर टाइम होगा तो जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। देखिए हमारे जो है उर्दू अदब में शायरी में कॉलेज की लड़कियां कितनी फास्ट हैं, जी देखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोग जब तक इनके अंदर जिस्तजू नहीं डालेंगे तो कैसे बच्चियां आगे आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें शौक डेवलप करना चाहिए बच्चों में। इस तरह के कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, शायरी के कंपटीशन सब हमें प्रमोट करने चाहिए ताकि बच्चों में और शौक पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल शौक पैदा हो। आपको शौक, मैं हैरान हूँ, आप कहती, मैं समझी शायद आपको कहीं बचपन में था, फिर बचपन में था, बिल्कुल था, नहीं रुका नहीं, मैं शेर व शायरी पढ़ती रही, लेकिन मौका नहीं मिला, इस लिखने का मौका नहीं मिला। ये समझे कि मैं अपने आप को पोएट नहीं समझती थी, लेकिन इस सर्टेन एज में आगे यूं लगा जैसे खुद से कोई चीज आपके अंदर उतर गई है, एक शायर आपके अंदर आ गया है जैसे तो वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। और उसके लिए मैंने आपको बताया ना, कोई खास एफर्ट नहीं की, बस लिख लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने कॉलर आ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हैं सभी? याहिया बात कर रहा हूँ। याहिया कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखने बड़ी बड़ी खुशी होती है कि जब कोई अदब से मुंसलिक शख्सियत आती है या कोई शायरी पे बात हो रही होती है या फिर लिटरेचर पे बात हो रही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ फुकदान हो गया सभी के अच्छा लिटरेचर आप ले और उसको प्रमोट करने वाले लोग बहुत कम रह गए।
टीवी पे जो कुछ अब आ रहा है वो किसी अच्छे लिखारी का लिखा हुआ नहीं आता। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं जिससे कोई मतलब हमारे अदब से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो हमारी दूरी ही की वजह यही है कि हमने अपने बच्चों को शायद वो नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि एक मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि कल परवीन शाकिर का डे था, तो अगर आप मुझे इजाजत दें, उनका शेर पढ़ना चाहता हूँ परवीन शाकिर का। बिल्कुल। पेपर पे लिखा। हेलो? ये सुनाइए, ये सुनाइए। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है वहाँ मोहब्बतों का जवाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। क्या बात है यार। तो किसी का बन के रहना चाहिए हमें। मेरा सवाल मेरी बहन से ये कि देखिए, मैं खुद भी बहुत जाहिर, हम तो 60s की पैदावार हैं, तो हमारे तो शायरी से इतना ताल्लुक इस तरह के स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे बैटबाजी के मुकाबले भी होते थे, और उस वक्त हम शायरी को इंपॉर्टेंस भी दी जाती थी। क्योंकि देखिए, साइंस पढ़ लें, मैथमेटिक्स पढ़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आदमी की शख्सियत मुकम्मल नहीं होती, जब से उसको फनून लतीफा से ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो एक फिर खाली बंदा रहता है जो सिर्फ एक कैलकुलेशन करता है। हमारे यहाँ जो फुकदान हो गया है पढ़ने लिखने के लिए, किताबों के पढ़ने का, और शायरी को एकदम पसे कुछ डाल दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि वो क्या तरीका है, वो क्या ऐसा अमल है या ऐसा क्या हम मीडिया क्या इसमें किरदार अदा कर सकता है जो हम शायरी और उर्दू अदब को दोबारा जिंदा कर सकें? जी, मीडिया भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है, और हम अपने घरों में खुद भी अपने बच्चों को इस तरफ रागिब कर सकते हैं, मुख्तलिफ शोरा की किताबें देख के, और उन्हें बता के कि ये हमारा अदब है, ये हमारा सरमाया है, हमने इस पे तवज्जो रखनी है। बच्चों को आप खुद प्रोवोक करें ना, हर किसी की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी अपने घर में बच्चों करें, और मीडिया पे तो जाहिर है आप मुशायरे करवाएं और नई नस्ल को बुलाएं, इसी तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं। यही तरीका है कि उर्दू अदब को जिंदा रखा जाए और उर्दू अदब को और प्रमोट किया जाए। वैसे लोगों के दिलों में बहुत शौक है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे नई नस्ल है या पुरानी नस्ल है, बस हमें थोड़ा सा और प्रमोट करके उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये हम सब की पर्सनल जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उर्दू से और उर्दू अदब से जो है मानूस रखें और उनको इस तरफ रागिब करें। क्या बात है। समरीना जी, ये बताएं कि ऑफ कोर्स जैसे कहा आपके माशाल्लाह बच्चे भी होंगे, जी जी माशाल्लाह, बिल्कुल, और आपका शौक डेवलप हुआ अपने का खुद ही, ये इंस्पिरेशन होती है। और मैंने आपको बताया ना, हमारी फैमिली में बेसिकली काफी शायर हैं, हाँ, तो वो हमारी फैमिली ही शेर शायरी की तरफ है, तो वो कोई नई चीज नहीं है, वो कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये होता है कि डॉक्टर अगर मम्मा होती हैं तो बच्चों या कोई ना कोई फैमिली का अट्रैक्शन आ जाती है कि भाई मम्मा है तो मैं भी डॉक्टर, या कोई मीडिया से है तो ऑफ कोर्स उनको भी होता है। आपके किस बच्चे में थोड़ा थोड़ा है यार, इसमें नजर आ रहा है, जर्म्स नजर आ रहे हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो मेरे किसी बच्चे में नहीं है, लेकिन जो मेरा छोटा वाला बेटा है वो काफी इंस्पायर्ड हो रहा है कि मम्मा पोइट्री कर रही है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है। तो बच्चों में अभी तक वैसे मेरे कोई रुझान इतना नहीं देखा मैंने। वो असल में बेसिकली वो दूसरी किस्म की पोइट्री पढ़ते हैं, वो इंग्लिश पोइट्री की तरफ हैं बच्चे ज्यादा। चले वो है ना, अटैचमेंट तो है ना, लेकिन छोटे वालों को काफी शौक हो रहा है कि मम्मा पोइट्री कर रही हैं और आपकी ये बुक आ रही है, तो उम्मीद है कि वो आगे चल के जो है, वो छोटे जो है अभी काफी छोटे हैं, 9-10 इयर्स के। अच्छा, भी छोटे हैं, काफी छोटे हैं। नहीं, आगे आगे शौक डेवलप होगा इंशाल्लाह। मुझे अपने एक कंप्लेन है, जो भी है शायद आपको भी हो, हमारे जो है कंप्यूटर में ऑफ कोर्स बहुत सारे गेम्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, तो टेक्निकल बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड यूथ है जो बहुत कुछ क्रिएशन करती है लाइक, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसे अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था एक ड्रीम के पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए, उन्होंने अपनी कलम के जरिए ना कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने ना अल्लामा इकबाल ने कोई जंग या फोर्स तैयार की, उन्होंने कलम की और जहन की ताकत से हमारे लिए मुल्क हासिल कर लिया। नहीं तो कलम और जहन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें इसी चीज़ पे मज़ीद तवज्जो देनी चाहिए कि हम भी अपनी नई नस्ल को इसी तरफ प्रमोट करें, और बच्चों को पढ़ाएंगे। खासतौर पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो तो उर्दू पढ़ रहे हैं, उनके तो निसाब में शामिल है, तो वो तो खैर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब जिस बच्चे में रुझान होता है फितरी तौर पे, वो खुद ब खुद आगे बढ़ता है इस तरफ, जिसमें भी रुझान होता है, तो वो हमारे टीचर्स का और हमारे वालिदैन का काम होता है कि देखें किस बच्चे में किस चीज़ का टैलेंट है और उसको उसी तरफ आगे बढ़ाएं। तो बिल्कुल नाउमीदी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। हम लोग यहाँ छोटी सी ब्रेक लिए इजाजत है, चले जी नाज़रीन, आप लोगों ने अभी इस वक्त कहीं नहीं जाना और यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है एक बार फिर, और बात करेंगे हम आपके शौक की, ज़ौक की, आपकी शायरी की। और कुछ लोग अंदर से बहुत सारे ऐसे अल्फाज रखते हैं, उनका दिल बहुत करता है। कुछ लोग बचपन से ही बड़ा ज़ौक और शौक रखते हैं, टैलेंट डिजर्विंग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा आपके घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ सिंगिंग का कुछ पैशन होता है, लेकिन किसी न किसी वजूहात की बिना पे वो उस शौक को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अपने टैलेंट को हाईलाइट नहीं कर पाते हैं, किसी ना किसी रीज़न की वजह से। घर की मसरूफियात भी कह सकते हैं या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, लाइक, और कुछ इर्द गिर्द के लोग, अरे तुम्हारी बेटी ये करेगी, ऐसा भी होता है ना। कुछ लोग अपना सैलून खोलना चाहते हैं तो अरे खवातीन को ये कौन सा काम दे दिया इन्होंने, तो हांडी चूल्हा करना है। औरत के ऊपर एक इंडोज कर दिया जाता है, ये सिर्फ हांडी चूल्हा के लिए रह गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराउंडर खवातीन होती हैं, बैंक में जॉब भी करती हैं, प्रोफेशन को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेके चलती हैं, लेकिन उनके दिल में छोटे छोटे शौक होते हैं ना, जिससे वो अपने अंदर की खूबसूरती को बाहर लाना चाहती हैं, तो उनको रोके नहीं। चाहे आपका कोई भी क्राइटेरिया हो, कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड हो, भाई हो, फादर हो, बेटा हो, प्लीज एक औरत को भी उतना ही हक है जितना आपको है, तो उसको भी उतना ही प्यार दें, उतना ही सपोर्ट करें जितना आप अपने लिए डिमांड करते हैं। तो मैं तो हमेशा खवातीन के साथ हूँ, और उन तमाम खवातीन के साथ हूँ जो अपने शौक को प्रेजेंट करना चाहती हैं और दुनिया में बांटना चाहती हैं, और ये शेयरिंग से दूसरों को भी महसूस करना चाहती हैं। एक बात बताऊं, हमेशा याद रखिएगा, वो शौक जिससे और लोग भी एंटरटेन हो, खुश हो, ये कुछ इतना आसान नहीं होता। जब हम वाह वाह करते हैं ना किसी चीज़ को, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो सोच ले वो हमको एंटरटेन कर रहा है, तो हमारे दिल की भी मुसरत को पूरा कर रहा है। तो इस वक्त हमारे दरमियान अगेन मैं वेलकम करती हूँ समरीन जी को। अस्सलाम वालेकुम अगेन। मैं भी कुछ सोच रही हूँ, कुछ शायरा शुरा बन जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करें, हो सकता है। सारा दिन लोगों के साथ बातें होती रहती है माशाल्लाह, प्यारे प्यारे लोगों के साथ। गजल रेडी है? बिल्कुल रेडी। अच्छा, ये एक बात बताओ, ये जो हम लोग सॉन्ग सुनते हैं ना, चुपके चुपके रात दिन, बेसिकली गजल ही होती है, उसके ऊपर ही तो बना होता है ना। शायरी के लफ्ज चुनाव होते हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ और रिदम पहले शायरी होती है, उसके बाद फिर सिंगर उसमें जान डालते हैं। पहले तो काम शायर का होता है, बेसिक काम शायर का होता है, उसके बाद फिर आगे सिलसिला चलता है। मैं समझ रही हूँ आपके दिल की बातें। विदाउट ये जो बड़े मजे मजे से आप खूबसूरत सॉन्ग सुनते हैं ना, जो आपके दिल की कहते हैं, बिल्कुल उसमें असल काम ही शायर का होता है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा जैसे। तो वो मौसीकी जो होती है ना, वो बनती क्रिएशन है जब लफ्जों का चुनाव होता है। बिल्कुल ऐसा ही कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलें जी, स्टार्ट करें। बिल्कुल, चुनाव शुरू हो जाएगा। इलेक्शन हो रहे। जी मेरी गजल है। जी सर। जिंदगी महज लहरों की रवानी है। आय हाय हाय, वाह वाह। जिंदगी महज लहरों की रवानी है, हर शय लगती फानी है। आते जाते पल कब ठहरे किसी के लिए, आते जाते पल कब ठहरे किसी के लिए। ये तो वो मौजे रवा हैं जिसका बहता पानी है। वो हवा जो गुजरे मेरे गुलिस्तान से, वो हवा जो गुजरे मेरे गुलिस्तान से, उसकी महक बहुत सुहानी है। थमे थमे से दिल के तार बजे यूं बार बार, थमे थमे से दिल के तार बजे यूं बार बार। जज्बों में अभी बहुत जौलानी है। आय हाय हाय, क्या बात। जिंदगी का सफर लगे सुहाना हर पल हंसी, जिंदगी का सफर लगे सुहाना हर पल हंसी। गोया हर रुत उसकी मस्तानी है, हर दिन नया नई उमंग और नई सोच, हर दिन नया नई उमंग और नई सोच। गोया अभी तो मेरा आगाज जिंदगानी है। क्या बात है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, को मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और बात हो रही है आपके खूबसूरत अल्फाजों के चुनाव की। और ये जब ये जो अल्फाज हैं, जब ये खूबसूरत मोती जमा होते हैं, फिर एक लड़ी बनती है, फिर उसमें कुछ म्यूजिक डाला जाता है, फिर उसमें आवाज का जादू डाला जाता है, तब जाके एक जबरदस्त ब्रांड बनता है। और ये ब्रांड जो है वो एक सॉन्ग में डेवलप हो जाता है और फिर आप मजे ले लेके गाना सुनते हैं। और कौन कौन से सॉन्ग अगर देखें जो फिल्म स्टार नदीम पर, कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा, ये कहना आसान है लेकिन ये सोचे यार उस कौन सा शायर था जिसने ये खूबसूरत सॉन्ग, हमें तो नदीम साहब नजर आ रहे हैं, हमें वो बड़ा प्यारा, मुझे तो बहुत पसंद है, शबनम पे पिक्चराइज किया हुआ सॉन्ग है, आईना फिल्म का है शायद, इसी तरह कि वो देखिए नहीं, नैयरा नूर, रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया, पिया के लिए ऐसे ऐसे सॉन्ग बनाए इन्होंने। लेकिन ये कौन जाने कि इसके पीछे अल्फाज का चुनाव किसने किया है। और इस बात पे हम ब्रेक में मेरी प्यारी बहन समरीना नदीम भी ये कह रही थी, समरीन जी कि ये हम दोनों बातें ये कर रहे थे ट्यूटर के भाई कहाँ गए वो शायर, उनके नाम क्यों नहीं इतने सुपर होते, क्यों नहीं हाईलाइट होते, वो बिहाइंड बेचारे अपना दिमाग चलाते, अपनी फीलिंग चलाते। और रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया, वहां आ गए गाने। जी वेलकम अगेन, थैंक यू। ये मैंने वो स्टोरी सही बात बताई है मेरी प्यारी बहन कि शायरों को भी उतना ही अप्रिसिएशन मिलना चाहिए जितना सिंगर को मिलता है, म्यूजिशियन को मिलता है, क्योंकि बेसिक काम तो शायर का ही होता है। बिल्कुल, तो हमें चाहिए कि शायरों को भी उस तरह प्रमोट करें, उनकी शायरी की उतनी ही तारीफ करें, और ये है कि फिर एक सिलसिला चल पड़ता है। बिल्कुल, एक अच्छे गाने का, एक अच्छी गजल का सिलसिला बन जाता है। अच्छा एक और बात, मेरी प्यारी बहन ऐसे की शायर का सोचती ना, एक बंदा ऐसे आता है यूं बैठा है, या ऐसे आएगा कोई लंबे बालों वाला बंदा है, वो बस ये शायर का, ये पुराने कॉन्सेप्ट थे, अब मॉडर्न शायर आ गए। लेकिन हमारी बड़ी प्यारी परवीन शाकिर साहब थी, बहुत जी, खूबसूरत, कितनी खूबसूरत उनका शायरा थी, बोलने का बिल्कुल, मदम बिल्कुल, अंदाज बिल्कुल। बहुत प्यारी मैं सी। खुद उनकी बहुत फैन हूं। बिल्कुल, हम सब फैन हैं हम सब उनके। फैन हैं। अच्छा जी, आप जरूर गजल रेडी है? और एक दिन हो गया यहाँ पर भी कोई म्यूजिशियन आपके सॉन्ग घुगरी का, लो भाई लिखा मैंने तो सभी ने सही कहा, आज कौन गुनगुना रहा है? जी जी, गजल है। जी जी। खुश्क फूल रखे थे जो किताब में तेरे लिए, खुश्क फूल जो रखे थे किताब में तेरे लिए, न दे सके तुझे तो तरसते रहे तेरे लिए। खुली जो किताब तो कुछ वर्क हवा में बिखर गए, खुली जो किताब तो कुछ वर्क हवा में बिखर गए, हाय 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 हाय, मेरी जिंदगी के औराक जो लिखे थे सिर्फ तेरे लिए। क्या बात, क्या बात। बिखरे जो फूल हवा में मैं समेटती रही, हाय हाय हाय, बिखरे जो फूल हवा में मैं समेटती रही, चुने सुर्ख गुलाब मैंने सिर्फ तेरे लिए। हाय, क्या बात। गुलाबों की खुशबू न हुई कम जो सदियां भी बीती, गुलाबों की खुशबू न हुई कम जो सदियां भी बीती, हुई हवा मुअत्तर इस महक से सिर्फ तेरे लिए। हाय हाय, जिंदगी की राह में यूं ही टूट कर बिखरी जो मैं, जिंदगी की राह में यूं ही टूट कर बिखरी जो मैं, ना रही कोई खलिश जब इंतजार हो महज तेरे लिए। क्या बात, क्या बात। मेरे गुलाबों में समर खुशबू रहे सदा बाकी, मेरे गुलाबों में समर खुशबू रहे सदा बाकी, जो महके मेरी किताबों में इंतजार में सिर्फ तेरे लिए। क्या बात, शुक्रिया, क्या बात। शुक्रिया, बहुत मजा आ गया। कभी कभी मुझे अपने कॉलेज गोइंग में दोस्तें जब कुछ ना कुछ सुना देती हैं तो मुझे वो अपनी दोस्त का शेर याद आ गया कि तेरे इंतजार ने किया बेकरार मुझे, मुझे इतना अच्छा नहीं आता मैं भूल जाऊंगी। तेरे इंतजार ने किया बेकरार मुझे, तेरे हर लम्हे ने किया बेजार मुझे, नहीं मुझ में है सकत तेरे इंतजार की, नहीं मुंतजर हूँ अब तेरे इंतजार की। ये मैं उस वक्त मैंने उस वक्त लिखा था मुझे, लेकिन मैंने इसको कंटिन्यू, लेकिन उस वक्त पता नहीं कैसे लिख दिया। फिर वो
एक था असल में अंदर अंदर हर एक के अंदर एक कोई छोटा सा शायर होता है, हाँ। ज्यादातर लोगों के अंदर, उसको बाहर निकालने की बात होती है, हाँ। उसको पॉलिश करने की बात होती है। ये पता है उस वक्त डायरी में लिखा था, रवि भी और लिखा ये है। बात भी होती है कि कितनी सलाहियत आपको नेचुरली मिली है। हाँ। किसी को थोड़ी मिलती है, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा। अब डिपेंड करता है कौन अपनी सलाहियतों को किस तरह निखार देता है, या वक्त खुद ही उनको निखार देता है। हाँ। जो भी है, बहरहाल तो टैलेंट है, हमें इस पे तवज्जो करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई चीज है तो हमें उसको पॉलिश करना चाहिए। हमारे बच्चों के नहीं अंदर नहीं कोई नहीं, मैं सलाहियत आ रही कहूँगी है, उर्दू उसको अदब करना को चाहिए। बिल्कुल पजीराई मिलनी चाहिए, उर्दू बिल्कुल। अदब को हमें आगे लेकर आना चाहिए, और उर्दू अदब ने हमें तरबियत सिखाई है। मैं एक इसको रिलेटेड करूंगी। बिल्कुल। आप यकीन करें, पहले हमारे जैसे हमसे पहले की जनरेशन है, हमारे वालिदैन की, हमारे नाना नानी, दादा दादी, उनको उर्दू अदब पे बेइंतहा तवज्जो थी। बेशक। अब आजकल के जमाने में हम जैसे इस दौर में आ गए ना, जैसे टीवी है या ये है, तो लेकिन टीवी पे भी हम प्रमोट कर सकते हैं चाहे तो। पहले उर्दू अदब का और उर्दू किताबों को पढ़ने का ज्यादा तसव्वुर था, लोगों के पास ज्यादा टाइम होता था, इस पे ज्यादा तवज्जो देते थे, अपना भी और बच्चों का भी। तो लेकिन हम मीडिया को भी यूज कर सकते हैं, बेशक उर्दू अदब को प्रमोट करने के लिए हम मीडिया को बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। पता है मैंने क्यों कहा? जी। आप उर्दू अदब को तरबियत से इसलिए हम कहेंगे कि पहले जो लोग होते थे उर्दू अदब में बहुत एहतरामन, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट भी देते थे। हमारी जबान इतनी रिस्पेक्टफुल है, मैं ये कहूंगी, बिल्कुल। एज कम्पेयर टू जो अंग्रेजों में यू हर किसी के लिए यू ही इस्तेमाल होता है, चाहे वालिद हो या बच्चा हो, यू ही है। और हमारे पास अदब अदाब के कितने तरीके हैं। बहुत ज्यादा। अगर उर्दू अदब बच्चों को पढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली उनके अंदर जिंदगी गुजारने का सलीका और अदब आएगा, उससे हम सीखते हैं। बेशक। तो बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, हमारी नई कहते हैं ना, जनरेशन के लिए भी। कौमियत से दूर जाएं, नेचुरली चीजों से दूर जाएं, अदब से दूर जाएं, तो क्या होगा? हम अपनी पहचान खो देंगे। बिल्कुल। हमारी पहचान, हमारी नेशनल, हमारी जबान, कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने एक तहजीब से जुड़ी हुई होती हैं, अपने कल्चर से जुड़ी होती है। और हमारा कल्चर यही है कि हम उर्दू अदब को आगे लेकर आए किसी भी फॉर्म में, तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारी बेसिकली हमारे घर से जो होती है ना, बेसिकली हम वहां से शुरू होते हैं, और ये इनिशियली यही होता है। आपने देखोगे, मैं वही बात कहना चाही थी जो मेरी प्यारी बहन ने कही कि हम लोग पहले होता था अपने बहन भाइयों की, बड़ों की बहुत एक रिस्पेक्ट करते थे, ये हमारी तरबियत में काउंट की जाती है। चलिए जी, लेट्स सी, कुछ और मेरी प्यारी बहन सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल कुछ सुनाना और है? चाहूंगी। बिल्कुल, मेरे पास तो माशाल्लाह पूरी किताब है। पूरी किताब फिर किताब यहाँ सुना दी जाएगी तो आर्ट्स काउंसिल में कौन जाएगा? हाँ, नहीं वहां भी सुनाऊंगी। अच्छा। वहां भी लोग होंगे। बिल्कुल, एक और सुना देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। अच्छा, 2 मिनट के अंदर हमारे पास बस प्रोग्राम का ठीक, सेगमेंट है, तो बिल्कुल। ऐसा कुछ एक शेर से खत्म कर दीजिए। चलें, ठीक है। एक तेरा साथ ही काफी है, एक तेरा साथ ही काफी है, मुख्तसर हो गर हयात तो भी काफी है। जो वक्त गुजर जाए तेरे साथ, जो बन जाए आबे हयात काफी है। क्या बात है, क्या काफी है, बस हमारे लिए आपकी एंट्री काफी है। और आई होप कि सब आपको जरूर मिलने जाएंगे, आपको बिल्कुल। अप्रिशिएट करने जाएंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी शायरी को ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करने जाएंगे। मेरी तरफ से, वेनस टीवी की तरफ से एंड गुड मॉर्निंग विद सभी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू वेरी सो मच। मच। अच्छा लगा मेरे प्रोग्राम में? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जाहिर है सब नाजरीन देख रहे हैं, उनसे भी मिलके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हमारी बहनों के लिए बेस्ट विशेस। जी नाज़रीन, आप लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना, क्योंकि अब जब हम ला रहे हैं, ये तो हमारी बहन का टैलेंट था, अब एक और टैलेंट आपके सामने आएगा जो सबको जिंदगी को आसान कर देगा। ये टैलेंट देखने के लिए आप लोगों ने रहना है मेरे साथ। लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक को, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। क्या हंसी है समा, देखती हूँ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और मैंने जिस तरह कहा आपसे कि आज जो है हमारे पाकिस्तान का टैलेंट मौजूद है, और वाकई में जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो आप जब अपने मुल्क के टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन एक बात का दुख है मुझे, यहाँ से दुख है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ, हम अल्फाज में एप्रिसिएशन रिगार्ड दे रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है।
तो बराए मेहरबानी, हम एक तरफ से कहते हैं हमारे मुल्क में कचरा हो रहा है, हमारे मुल्क में पोल्यूशन हो रही है, एनवायरनमेंट खराब हो रही है, और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन भी प्रैक्टिकल तो कोई काम ही नहीं नजर आ रहा। और अगर कोई है डिजर्विंग हमारे मुल्क में टैलेंट, तो उसको बकअप करने के बजाय, उसको स्टैंड ओवर देने के बजाय, हम लोग उसको सिर्फ दूर से एप्रिसिएशन देते हैं, लेकिन हम उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। ये बहुत गलत इम्पैक्ट है, ये लफ्जों में ना कीजिए प्लीज, उनके साथ तो खड़े हो ताकि पता तो चले। हम तो इंतजार कर रहे हैं, मैं हमेशा अपने मॉर्निंग शो में या डिफरेंट प्रोग्राम्स में कहती हूँ, यार हमारे पास ये एनवायरनमेंट जो है हमारे आगे नस्लों को तबाह कर देगा। जब कोई पर्सन आया है तो ये और बहुत बेहतर कर सकता है मजीद। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट साथ नहीं है, वो अपना यानी अपने तई अपने एफर्ट से जो है अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरों को सहूलत दे रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ दुआएं ले रहे हैं बहुत ज्यादा इस वक्त, बहुत ही मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में विनर्स टीवी पे वो तशरीफ लाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वक्त मौजूद है मेरे दरमियान जो इस स्पेशली कहूंगी रॉयल एनर्जी बायो गैस के जो मैं कहूंगी प्रेसिडेंट बोलूं, फाउंडर बोलूं, क्या बोलूं, मैं अपने भाई को क्या क्या वो मजीद बताएंगे, क्योंकि मेरे शायद अल्फाज में इतना खास पावर हो। तो साजिद मुस्तफा मौजूद है, CEO। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माजरत, कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए बिल्कुल माजरत। ठीक है, आपने फरमाया। और मेरे भाई आपसे बात जारी सारी रहेगी। मेरे दरमियान दूसरे भाई भी है, टेक्निकल, अच्छा एजुकेशन लेवल भी इनका बड़ा जबरदस्त है। मैं हैरान हूँ कि कुछ लोग कहते हैं शायद एजुकेशन में नहीं, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को सही जगह टिका के इस्तेमाल किया है। जी रेहान ताहिर मौजूद है, टेक्निकल डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोग्राम जो है मेरे पास जो है, मैं ये कहूँगी कि रॉयल बायो एनर्जी, क्या जहन में सोच के आपने ये क्रिएशन किया? इनसे सवाल करूँ या अपने भाई से करूँ? जी बहुत शुक्रिया, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर से मैं पढ़ा हुआ हूँ। रेहान का टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियर है। वेस्ट टू एनर्जी पे इनका बहुत एक्सपर्टीज़ है। मैं मास्टर्स एनवायरमेंटल साइंसेज में भी हूँ, डिग्री होल्डर हूँ। तो हमने ये बहुत पहले प्लान किया था कि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा किया जाए जिसका फ़ायदा हमारी आने वाली नस्लों को हो। ओके। तो उसमें ये आइडिया हमने फिर आपस में डिस्कस किया कि ऐसा फ्यूल बनाया जाए जो कि हमारी वेस्ट को भी ठिकाने लगा दे। हमारी डेली बेसिस पे जो वेस्ट बनती है, हमारे शहरों की जो वेस्ट है, उसको भी किसी तरीके से किसी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अभी तो खैर पाकिस्तान में प्रॉब्लम सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का ही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसका एक पार्ट है ये जो हमारा ये जो सेगमेंट है या ये जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर वेस्ट टू एनर्जी के अंदर एक छोटा सा पार्ट है। उसमें हम ग्रीन वेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। ओके। इस वक्त फिल वक्त करते तो उसको दूसरी वेस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो चीज़ चल रही है, जो डोमेस्टिक लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे अब दुनिया जो इस वक्त जा रही है, क्लाइमेट चेंज के मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी इस पर क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव लिया हुआ है। सुनामी ट्रीज़ की बात हो रही है। उस हवाले से ये प्रोडक्ट और ये हमारा फ्यूल जो आपको अभी दिखाएंगे हमारे इसमें शॉर्ट्स में, ये दोनों चीज़ें माहौल दोस्त है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, और सबसे बड़ी बात रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी से मुराद है कि इसको आप ये हमारे जो जैसे फॉसिल फ्यूल है वो इस्तेमाल हो जाता है और गैस इस तरह हमारी कम होती जा रही है, और आज एक वक्त आ गया कि लोड शेडिंग से पूरा दो चार है। तो ये लोड शेडिंग का भी हल है। घरेलू लोगों की ख़वातीन के लिए जो इनकी बीमारियों का इश्यूज़ है, उनके स्किन के प्रॉब्लम है, धुएं से जो इनएफिशिएंट चूल्हे हमारे देहात में जलते हैं। इसके अलावा हैजर्डस कुछ मटेरियल है, जैसे गैस इस्तेमाल होती है, इसमें आग लगने का फटने का सिलेंडर का फटने का खतरा होता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिज़ाइन किया, ये चूल्हा और ये फ्यूल। अच्छा जी, मैं जिस तरह अभी मेरे प्यारे भाई बात कर रही थी, मैं सुन रही थी कि वाकई में कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में जैसे ही सर्दियां आती हैं और गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लोगों के घर में चूल्हे बुझ जाते हैं, सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए बच्चे वेट कर रहे होते हैं और गैस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। और ये मैं कहूंगी कि एक अंधेरे में एक बहुत ही फुल लाइट वाला चिराग है जो इस वक्त साजिद भाई लेकर आए। और ये जो स्पेशली गैस का जो एक एनवायरनमेंट है ना हमारे लिए, दो तीन बातें इनकी बहुत अच्छी कि कुछ लोग जो है सिलेंडर बहुत यूज करते हैं तो फटने का बहुत डर होता है, और ये जो है ये आपका
सेहत को डिस्ट्रॉय नहीं करती। इनका मेरा कहना है कि पैकेज बिल्कुल रेडी है, तो वो प्ले कर दें तो फिर मैं ताहिर साहब की तरफ चलती हूँ और हम भी प्रैक्टिकल उस चूल्हे को जो इन्होंने क्रिएट किया उसको डिस्प्ले करते हैं। लेट्स सी, हम इनका स्पेशल पैकेज देखते हैं। रॉयल बायो एनर्जी की एक कोशिश जो लाया पाकिस्तान में सार्फिन के लिए पहला बायो एनर्जी पैलेट से चलने वाला घरेलू चूल्हा देगा आपको बचत और आसानी भी, न फटने का डर, न लीकेज का खतरा। जब चाहें जहां चाहें बनाएं 15 से 20 अफराद का खाना सिर्फ 1 घंटे में, चले 60 से 70 मिनट लगातार। अभी रॉयल बायो एनर्जी का चूल्हा लाएं और अपने माहौल को आलूदगी से बचाएं। तो सोचिए मत और बचाइए अपना 35 से 40% ईंधन का खर्चा आज से। चूल्हा ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर राब्ता करें। वेलकम बैक। और मैं देख रही थी एक जबरदस्त किस्म का छोटा सा था लेकिन छोटी सी चीज बड़ा सा धमाका, लेकिन ये वो गैस का धमाका नहीं है ना चूल्हे का धमाका है, बल्कि इनके टैलेंट का धमाका है। और मैं इस वक्त ताहिर साहब ये बताइए, माशाल्लाह एजुकेशन में भी आपने क्या क्या किया, जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और तकरीबन पिछले 10 साल से जो है ना मैं वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर काम कर रहा हूँ। और वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर जो एनर्जी क्राइसिस को हमने देखा तो इसलिए इस फील्ड को हमने मुंतखब किया। और इस फील्ड में अभी तक हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट, घरेलू वेस्ट, जितनी भी वेस्ट आ रही है हम उसको सेग्रीगेट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं और सॉर्ट आउट करने के बाद जो है इसको वेस्ट को ब्रोए कार लेकर आते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर। तो हमारे पास काफ़ी सारी रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ थी। उसमें फैसिलिटीज़ में जो एक चीज़ हमारे सामने आई थी वो ग्रीन वेस्ट थी, जो कि डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लेती थी और इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बल्क होती थी। तो इस बल्क क्वांटिटी को इस चैलेंज से निपटने के लिए हमने इस चीज़ को, फ्यूल को बनाया और इस फ्यूल को इस्तेमाल करने के लिए एक घरेलू सतह पर लोगों को गैसीफायर चूल्हे दिए। ये गैसीफायर चूल्हे का मकसद बनाने का ये था कि ये एफिशिएंट तरीके से बर्न हो, ये बिल्कुल ऐसे चले जैसे गैस के यूज़र फ्रेंडली हो, गैस की तरह ये चलेगा, गैस की तरह ये काम करेगा। और बहुत ही लो कॉस्ट में ये फ्यूल तैयार किया गया, लो कॉस्ट में ये चूल्हे तैयार किए गए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सार्फिन के इस्तेमाल को ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको तैयार किया हुआ है। अच्छा, एक बात बताएं कि अगर जो आपने इसका फ्यूल एक जहन में होता है ना, गैस का फ्यूल या एनर्जी, इसमें क्या, इसे चलाएंगे कैसे, थोड़ा इसका क्या प्रोसीजर है? हम बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नाज़रीन सब कुछ बताएंगे, लेकिन मैं रेहान साहब से पूछना चाह रही हूँ। जी, ये बिल्कुल एक सॉलिड फ्यूल है और सॉलिड फ्यूल बिल्कुल सेफ है, मतलब इसको आग लगती नहीं, लगाई जाती है। इसको आग लगाने के लिए थोड़ा सा आपको केरोसिन ऑयल या कुकिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। उसको थोड़ा सा इग्नाइट करना पड़ता है इग्नाइटर से। इग्नाइट करने के बाद इसकी गैस फॉर्म होती है 2 से 3 मिनट के अंदर, और 3 मिनट के बाद आप खाने को कुकिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यूज़र फ्रेंडली भी है, साथ में सेफ़ भी है। मतलब इसमें कोई गैसेस ऐसे नहीं है कोई प्रेशराइज्ड हो या वो गैस फैल रही है और उसको आग लग जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ थोड़ी सी गैस जिस टाइम आपको चाहिए होगा, चलाना होगा, उसी टाइम पे पैदा होगी और वो साथ ही बर्न हो जाएगी। अच्छा, आपने इतने मेरे अंदर वो डाली, मेरा दिल करे मैं उस चूल्हे के पास चली जाऊं और जाके रेहान साहब के साथ और वहाँ जाके भी प्रैक्टिकल। लेकिन मैं सीओ साहब से एक सवाल कर लूं, साजिद साहब से। साजिद साहब, ये बताइए कि ऑफ कोर्स ये कौन से लोग जो है इजीएस्ट, इससे एक होता है ना बड़ी कॉस्ट सोच के आता है यार कितना एक्सपेंसिव होगा, तो ये कितने लोगों का खाना जो है डेली बना सकता है, इसका जरा मुझे पूरा ब्रीफ कीजिए। जी, ये क्वेश्चन आमतौर पे हम लोग करते हैं, उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये एनर्जी बायोमास एनर्जी है, इसको लकड़ी से कंपेयर किया जा सकता है। जैसे लकड़ी जलती है, लेकिन हमें लकड़ी के वेस्ट को एक ख़ास टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको पैलेट में कन्वर्ट कर दिया। लकड़ी की निस्बत ये 3 गुना से 4 गुना इसकी ताकत बढ़ जाती है। उसको चलाने के लिए भी हमने एक ये बर्नर बनाया है, जो कि ये गैसीफायर बर्नर कहलाता है। डोमेस्टिक स्टोव भी है, इसमें हमारे कमर्शियल स्टोव्स भी हैं, और अब हम इंशाल्लाह इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे भी करने का इरादा रखते हैं। तो इसको सबसे बड़ी बात ये है कि ये घर के अंदर आप इसको रख सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं, इसके फ्यूल को भी रख सकते हैं। इसका कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, टोटली ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक ये मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इस फ्यूल में। इस फ्यूल से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, कोई जलने का, कोई बू का मसला नहीं है। तो ख़ासतौर पर गैसीफायर बर्नर आलमोस्ट स्मोकलेस इनका ये फंक्शन होता है। ये धुआं बहुत ही कम देते हैं, ना होने के बराबर। इसके अलावा ये बर्तन को काला भी नहीं करते।
अगर ये थोड़ा सा काला हो भी जाए तो वो साफ हो जाता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमारा ये रेड वाला ये मॉडल है, इस हमने मुख्तलिफ मॉडल बनाए थे 2G 3G 4G 5G, ये जनरेशन इसमें हम R&D करते रहते हैं, इसमें बेहतरी करते रहते हैं, इनकी आउटपुट को बेहतर करने के लिए हम काम करते रहते हैं, हमारा R&D डिपार्टमेंट है। इस पहले इस चूल्हे को जो कि अभी रेहान भाई इस पर डिस्प्ले कर रहे हैं, इसमें हल्का सा इसके जो इनर बर्नर है, जो चैम्बर है, उसमें हमने पैलेट लोड कर दिए हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा कैरोसिन लगाएंगे। इनिशियली चंद मिलीलीटर इस्तेमाल होता है, चंद कतरे समझ लें आप, ताकि वो सोक हो जाए। उसके ऊपर फिर ये उसको चला के आपको दिखाएंगे। साथ हमने एक ब्लोअर लगाया हुआ है, ब्लोअर को चलाने के लिए एक पावर बैंक भी साथ दिया है कि जिन इलाकों में बिजली नहीं अवेलेबल, ये कॉम्प्लीमेंट्री हम देते हैं। ये पावर बैंक एक दफ़ा चार्ज होने के बाद, जिस तरह मोबाइल को आप चार्ज करते हैं, इसको चार्ज कर लें और चार्ज करने के बाद इसको आप 4 से 5 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल चार्ज के साथ। और सिंगल चार्ज के बाद इसको आप डायरेक्ट मोबाइल के चार्जर से भी चला सकते हैं। इसकी फैसिलिटी, इसमें आप पावर बैंक इस्तेमाल कर लें या अपने अडॉप्टर इस्तेमाल कर लें मोबाइल का, या आप इसको सोलर एनर्जी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बात है साजिद साहब, और जब ये जलेगा आप देखेंगे इसमें बकायदा गैसिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। गैसिफिकेशन का प्रोसेस है इसमें किचन के अंदर। ही पहली बात ये आपको मुनाज़रीन को बताना चाहूँगा, ये किचन का आइटम है, ये डोमेस्टिक स्टोव है, इसको आपने एज अ हीटर इस्तेमाल नहीं करना। आज सर्दी है, हमें बहुत सारे फ्यूम्स आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात इसको एज अ हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इसकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ सकता है और सफोकेशन भी हो सकती है, क्योंकि इसकी हीट बहुत ज्यादा है। LPG या और सुई गैस की निस्बत इसके खाना भी जल्दी पक जाता है। और इसकी माशाल्लाह अभी जब ये अपने 2-3 मिनट के बाद ये खाना पकाने के लिए रेडी हो जाएगा, रेडी टू यूज होगा। ये देखो, तो आप ये अभी डिस्प्ले में चलिए अब ये ब्रीफ करेंगे। अच्छा देखें, दोनों इस वक्त चूल्हे, ये दो अलग अलग है जी, एक ही मॉडल है ये। हाँ? और एक हमने चला दिया आपके लिए, ठीक है, और एक को हम आपको बताते हैं इसको चलाने का तरीका क्या ठीक है जी। ये देखिए, ये इसके फ्यूल पैलेट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट से बने हुए हैं, लाइक दरख्तों के पत्ते हो गए और घास हो गई, टहनियाँ हो गई, सब्जियों के छिलके हो गए। ये इसका चैम्बर होता है, कंपार्टमेंट, इसके अंदर आप इसको लोड कर देते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। वैसे इसके अंदर जो फिलिंग कैपेसिटी 800 ग्राम है। 800 ग्राम में तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट ये चल जाता है। अच्छा, ये 1 घंटा 10 मिनट में आपको अच्छी खासी कुकिंग की हीट देता है। 4.5 किलोवाट के करीब इसकी हीट है। अब ये कंपार्टमेंट में जैसे आप इसको लोड करेंगे, लोड करने के बाद आप थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल ऊपर से स्प्रे करें, ठीक है, या इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएं और इसको दिया स्लाइस से आग लगा दें, माचिस से इसको आग पेट्रोल लगा भी दें। थोड़ा सा, नहीं, पेट्रोल मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल sorry। इसके लिए हैजर्डस है। Okay। पेट्रोल डीजल की चीजें हैजर्डस है, मिट्टी का तेल या कुकिंग ऑयल। ओके, जैसे ही आप आग लगाएं, आग लगाने के सिर्फ 2 मिनट के बाद, मैक्सिमम 1 मिनट या 2 मिनट, उसके बाद ये हम इसके साथ में एक बैटरी बैंक देते हैं। बैटरी बैंक को इसके साथ में अटैच कर दिया जाता है, जैसे मैंने चूल्हे में किया हुआ है। ठीक है, अटैच करने के बाद ये फैन ऑन हो जाता है, ये जो फ्रंट पे लगा हुआ है। अच्छा, ये फैन इसकी गैसेस को प्रोड्यूस करता है और विद इन मिनट और 2 ये अब आप देख सकते हैं कि इसकी हीट जो है वो आ चुकी है, आग भी लग चुकी है। अब आप इस पे ये कुकिंग के लिए रेडी है। अच्छा, ये मुझे बार बार ये इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी नाज़रीन, जब मैं बार बार इनसे कहती थी ना कि स्टूडियो में, तो कह रहे इसकी हीट ज्यादा है कि ये गर्म ना हो जाए ज्यादा, मतलब आपका एनवायरनमेंट। तो एसी आप ऑन कर लीजिए, मौसम ठंडा है तो हमने बंद किया हुआ था एसी, इसमें कोई शक नहीं है, हीट है इसकी भाई। ये बेहतरीन किस्म अच्छा, का अगर इसका फैन आपने जो इसके साथ ज्वाइन किया, ऑफ कोर्स एग्जॉस्ट बहुत जरूरी है। किचन में भी ऐसी जगह रखें जहाँ एग्जॉस्ट इसका सर्कुलेशन चल रहा हो। अगर ये फैन, हमें कैसे पता चल रहा है कि ये अगर ऑन है फैन है या नहीं ऑन? जी, ये इसके ऊपर पावर बैंक की एक लाइट चल रही होगी, ये लाइट चल रही है, दैट मींस कि आपका फैन चल रहा है। अच्छा, ठीक है। और आवाज, कुछ साउंड, आवाज भी इसकी थोड़ी सी आ रही होती है। और ये इसके साथ में इसकी ये वो लगा हुआ है, इसका कंट्रोलर लगा हुआ है, इसकी आग को कम भी किया जा सकता है, ये ज्यादा भी किया जा सकता है। अरे वाह, ये देख रहे हैं आप, आग को कम कर लें, ये ज्यादा कर लें, ठीक है। अच्छा, ये आप इसके अच्छा, पहले होता था स्टोव, मुझे यूं करके यूं करो या यूं करके यूं करते ना, ये बिल्कुल वही चीज चल रही है। अब आप ये देखें कि आपके स्टूडियो में हम इसको चला रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर किसी किस्म का कोई धुआं नहीं है, ये लकड़ी ही जल रही है, लेकिन इसकी एडवांस फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, और एडवांस फॉर्म है, और एडवांस फॉर्म में किसी किस्म का कोई धुआं नहीं है। हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि स्मोकलेस है, एमिशनलेस नहीं होता ये, कोई भी बर्निंग एमिशनलेस नहीं होती है। अच्छा, इसकी मैं ये भी देख रही हूँ, गोलियां जो आपने इतनी सारी फायर गोलियां लग रही है मुझे जी। अच्छा, फॉर्म वैसी है, लेकिन बहुत इजी इसका एनर्जी है, ऑफ कोर्स चूल्हा। और अच्छा, हम इसको अगर ये कम हो रहा है तो इसको ऊपर से डाल दें या एक ही बार? ये अब ये डाल चुका है, तकरीबन ये 1 घंटा मुसलसल चलता रहेगा। 1 घंटा? ये 1 घंटा मुसलसल चलता रहेगा। इस 1 घंटे के दौरान हम तमाम किस्म की कुकिंग कर सकते हैं। 6 से 7 अफराद का इसमें खाना भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई गैस लीकेज का खतरा हो या सिलेंडर फटने का कोई खतरा हो, इसमें कोई चीज ऐसी है नहीं कि किसी ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और सेफ भी है।
यूजर फ्रेंडली भी है। अब आप इसके ऊपर खाना भी पका सकते हैं। भाई आपने ये सब कुछ ब्रीफ कर दिया, बहुत सारे लोगों का दिल कर रहा होगा इससे खरीद ले ऑफ कोर्स। तो आपने कराची में कुछ इसका सेटअप रेडी रखने का कुछ सोचा है? जी हम बिल्कुल कराची में इसी वजह से मौजूद है कि हम इसका सेटअप यहाँ पे इंगेज कर रहे हैं और इसके डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेटअप को यहाँ पर लोगों तक फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कराची में भी एनर्जी क्राइसिस, गैस क्राइसिस तो आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो खवातीन रेडी हो जाएं जो स्कूल में सुबह बच्चों के लिए बहुत परेशान होती है, और वो खवातीन जो बेचारी लकड़ियां जला रही हैं मजबूरन, और खास तौर पे फ्लैट में तो लकड़ियां नहीं जल सकती, जो फ्लैट में बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके लिए बड़ा मसला है। गैस 100% जा रही है, तो ये उनके लिए बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगी कि एक चिराग है, रोशनी है। अगर आप इसे ले लें तो मेरे ख्याल में आपके लिए कम से कम इतनी सहूलत हो गई कि आप दोपहर को खाना बना लें। होटल का जो है कितनी बार आप खाना लेंगे, एक दिन लेंगे, लेकिन आपका जो है ना बजट आउट हो जाएगा। एज कम्पेयर टू उस बजट को आप इसमें इंक्लूड करें और ये बैकअप में रखें, और ये आपके लिए मेरे ख्याल में सहूलत प्रोवाइड करेगा। मैं चाहूंगी इनका एक बार फिर पैकेज जो है 2 पैकेज है, इनके दोनों पैकेज लगाएं और लोगों को और मजीद ब्रीफिंग मिले कि ये किस तरह का स्पेशली रॉयल बायो एनर्जी है। रॉयल बायो एनर्जी की एक कोशिश जो लाया पाकिस्तान में सार्फिन के लिए पहला बायो एनर्जी पैलेट से चलने वाला घरेलू चूल्हा देगा आपको बचत और आसानी भी, न फटने का डर, न लीकेज का खतरा। जब चाहें जहां चाहें बनाएं 15 से 20 अफराद का खाना सिर्फ 1 घंटे में, चले 60 से 70 मिनट लगातार। अभी रॉयल बायो एनर्जी का चूल्हा लाएं और अपने माहौल को आलूदगी से बचाएं। तो सोचिए मत और बचाइए अपना 35 से 40% ईंधन का खर्चा आज से। चूल्हा ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर राब्ता करें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, और हम देख रहे हैं पाकिस्तान के टैलेंट जो है। इस वक्त हमारे दरमियान टैलेंटेड पर्सन मौजूद है, साजिद साहब एंड ताहिर साहब, और दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश अच्छी की है मैं ये कहूँगी, और बेस्ट एफर्ट किए हैं जिससे लोगों को फायदा हो। ये एक सदका जारिया होता है। हम कुछ दरख्त लगाते हैं, उसका फल कोई खाता है, आपको सवाब मिलता है, उसकी छांव में कोई बैठता है, उसका सवाब मिलता है। और इन्होंने वो काम किया है जो इस वक्त पाकिस्तान की बेइंतहा जरूरत है। मैं उन फ्लैट्स में देख रही हूँ जहाँ पर गैस नहीं है, रोज पेरेंट्स जो है परेशान हो रहे हैं, बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बन रहा, और वो लोग परेशान हो रहे हैं जो लकड़ियों के धुओं की जिनको आदत खवातीन को नहीं होती। जॉब पे खवातीन जाती हैं, टीचर्स हैं, ऑफ कोर्स बैंक में जॉब करती हैं, तो वो कहाँ जाएं? तो वो तो नहीं सुबह सुबह फूके मार सकती कि पंखा मार रही हूँ और आग लग रही हो, नॉट पॉसिबल। ये तो मैं कहती हूँ एक ज़बरदस्त हमारे लिए प्रोडक्ट है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको यूज़ जब तक नहीं करेंगे आपको कैसे मालूम होगा। और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की दौर में जाते जा रहे हैं, जिस तरह पहले इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा मसला था, तो लोगों ने जो मैंने देखा वो छतों पे कुछ प्लेट्स वगैरह लगा के एनर्जी जो है, ऐसा हुआ है कि उसे सेव किया और उसको फिर यूज किया कि जब लाइट चली जाए तो फिर फैन ऑन हो जाता है, फिर यूपीएस आए, जनरेटर है, ये सब टेक्नोलॉजी ही है हमारे लिए आसानियाँ। तो ये भी एक आसानी है, और किचन आंख खोलो तो हम किचन में चले जाते हैं, खवातीन नाश्ता खाना ये सब कुछ है। तो ये ज़रूरत ज़िंदगी की हमारे लिए एक नीड है, ज़रूरत है। तो मैं ताहिर से पूछूंगी, ताहिर ये एक ऑफ कोर्स मैंने देखा ईंधन इसमें डला जी, और हम कम से कम कितने क्वांटिटी में इसको खरीद सकते हैं, या पूरा इसका ईंधन हमें कुछ बल्क क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा? जी मिस, ऐसा है कि हमने इसकी पैकिंग बनाई हुई है 25 kg की और 50 kg की ना। तो इसमें ये है कि जो सार्फिन है इसको सबसे पहले हम कॉस्ट इफेक्टिव की तरफ देखते हैं कि एक 6 से 7 अफराद का जो घराना है वो मंथली जो है तकरीबन 3,500-4 हज़ार रुपए की एलपीजी यूज कंज्यूम करता है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी इतनी कंज्यूम हो जाती है 6-7 अफराद के खानदान में। तो वहाँ पर ये जो चूल्हा है ये तकरीबन आपको 1500 से 2000 के अंदर आपका वो काम जो 4,000 रुपए में हो रहा है ये 1500 से 2000 में हो जाता है। लाइक इसमें 40-50% आपको सेविंग भी आ जाती है
ठीक है। फिर उसमें आपकी जो पैकिंग इसमें अवेलेबल है 25 kg की है, 50 kg की पैकिंग है, जैसे सार्फिन इसको ख़रीदना चाहें वो उस तरह की पैकिंग इसमें अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह सूनर और लेटर ये हर किस्म के आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे मिलेगा, मुख्तलिफ किस्म की दुकानों पे मिलेगा ये, कि ताकि ये लोग इसी तरह ख़रीदेंगे जैसे कि कोई राशन की चीज़ें खरीद रहे होते हैं। ये मंथली आपको इस तरह की चीज़ें खरीदेंगे और ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और बात है, बहुत ही आप हैरान होंगे। जी। अच्छा चलें, लेट्स सी, ये जो ईंधन है ये इसी चूल्हे में डल रहा है जी। ये क्या दूसरे जो आम मिट्टी के चूल्हे या वो अंगीठियां बनाते हैं उसमें डल सकता है? नहीं, बिल्कुल उसमें नहीं चल सकता है। ये चूल्हा गैसीफायर चूल्हा है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अच्छा। कि इस चूल्हे के अंदर ये गैस जनरेट होती है। अगर आपने इसको गौर से देखा तो ये गैस चल रही थी, इसका जो फ्यूल है वो बिल्कुल डेड हो जाता है, उसको आग नहीं लगी होती। ये गैस जनरेट करता है, उस गैस को आग लगती है। तो ये किसी और चूल्हे में नहीं चल सकते। स्पेशल डिज़ाइन गैसीफायर चूल्हे जो होते हैं उनमें चल सकते हैं। हमारे पास घरेलू सतह से लेकर कमर्शियल सतह, मतलब जिसने कोई पकवान सेंटर है, अच्छा। कोई होटल इंडस्ट्री है, जिनकी बल्क फ्राइंग है, कुकिंग है, ये उन लोगों के लिए भी अवेलेबल है। इंडस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है जो अपनी कॉस्ट सेविंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बर्नर्स सारे मौजूद यानी कि हैं। साइज के ऊपर भी कितनी साइज है, 1 2 3 या 2? मीन्स हमारे पास तकरीबन अगर साइजेस की बात करें तो हमारे पास 15 से 20 मॉडल्स हैं इस ओह माय टाइम। गॉड जी, जो डोमेस्टिक से लेके इंडस्ट्री अल्लाह, तक की जरूरत जबरदस्त को है। पूरा करते हैं। जबरदस्त। जी। आप इसको चाहते हैं, ऑफ कोर्स आपको अभी तक क्या फीडबैक आ रहा है, लोग क्या आपसे उम्मीद करते हैं? देखें, लोगों ने इसको अच्छे तरीके से इसको अडॉप्ट किया है। अवेयरनेस हम चला रहे हैं, फैला रहे हैं, लोगों में कैंपेन भी चला रहे हैं कि ये चीज़ को अडॉप्ट करें। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि एक तो हमारा जो चैलेंज जिस चैलेंज को हम लेके चले हैं वो है जीरो वेस्ट चैलेंज है। ओके। कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, तो उसमें ये जीरो वेस्ट की तरफ भी जाते हैं हम। और इसको जब इस तरफ लेके चलते हैं तो लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आता है कि ठीक है, इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, हम अपनी ट्रैश को इस्तेमाल करें। तो हम इसको लेके चल रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। साजिद साहब, ये ख्याल जब आपने, ऑफ कोर्स ये कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान ने कहा कि मेरी वालदा को कैंसर था तो मैंने शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल क्या, तो आपके, अच्छा ये सवाल का जवाब दिया। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन, कौन और कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है और आपने कहाँ से कॉल की? जी, मैंने ये पूछ, अच्छा टेलीविजन को सुन रही हैं। हेलो जी मेरी प्यारी बहन, सवाल कीजिए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। बारिश से सब, वालेकुम अस्सलाम जी। ये मैंने पूछना था रेहान ताहिर। अच्छा टेलीविजन की तरफ ये बीच कॉन्सेंट्रेट में ना हो। दूसरी कॉल्स भी आ रही हैं, मेरी कॉल कब बताएंगे मुझे आप? अरे शहजाद भाई कॉल दे दें, आप उनसे बात छोड़ दें। हेलो, बस आप मुझे क्वेश्चन पूछ के बता दें। अरे आप मुझसे बात कीजिए मैम, क्या हो गया आप? अच्छा अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो फ्यूल चूल्हे हैं, ये स्टोव हैं, जी जी इसका धुआं वगैरह तो नहीं निकलता? ये घर को खराब तो नहीं करेगा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। क्या नाम है आपका? यास्मीन, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से, महमूदाबाद। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया यास्मीन बाजी, बहुत शुक्रिया जी। जी मिस, जैसे कि अगर आप दिखा भी सकें इस टाइम, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, दिखाएंगे ना, ये हम चूल्हे देखें। में हम स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, किसी किस्म का कोई स्मोक नहीं है, ये स्मोकलेस चूल्हा है। लेकिन आप इसको क्लोज एनवायरनमेंट में बिल्कुल नहीं चलाएंगे। और अभी भी देखे चल रहे हैं और स्क्रीन जी। पर दिखा रहे हैं, अभी तक देखे जी। कोई स्मोक नहीं हुआ, कोई धुआं नहीं हुआ ऐसा कि जिससे हमें यहाँ पे लगे फील इसको हो। बंद कमरे में नहीं चलाएंगे, हाँ। ये स्मोक नहीं है, ये बर्तन काला नहीं करेगा। कुछ इनएफिशिएंसी हो जाती है कि हल्का फुल्का बर्तन काला हो जाएगा, लेकिन वो जैसे एलपीजी के सिलेंडर के बर्तन काला करते हैं वो उतरती अच्छा, नहीं है, काला वो चीज नहीं होगी। बर्तन काला कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो धुल जाएंगे। जो दीवारें काली होती हैं, ऐसा छत कुछ भी काली नहीं होती है, वो आपको ऐसा नहीं कुछ होगा। भी नहीं है इसमें, ये सही है ऐसा ना? कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, रहने का कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा जी, आपसे सवाल किया था कि ये जहन में क्रिएशन आई कैसे? देखिए, इसकी बेसिक वजह तो यही है कि ज़रूरत इजाद की माँ है। इसकी ज़रूरत ही हमें अपनी एजुकेशन के दौरान ही आइडिया हो गया कि पाकिस्तान में एक वक्त में ये सुई गैस के ज़खायर ज़ाहिर है कम होंगे। जी, पेट्रोल हम बाहर से मंगवाते हैं, इसके ऊपर करोड़ों अरबों डॉलर्स खर्च होते हैं। ठीक है। फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारा बहुत डिपेंडेंसी है। एक वक्त आना था जिस पे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की आबादी भी बढ़ रही है, ज़रूरत भी बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है, जिससे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो इनकी ज़रूरत बढ़ जाती है। एनर्जी क्राइसिस जब से कोविड आया उससे पहले से शुरू हो चुका हुआ था, ठीक है। तो उससे ये हमने प्रोजेक्ट तकरीबन 2016 में इस पे हमने वर्किंग शुरू की थी। हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का हमारा जो मेन प्रोजेक्ट था वो भी एनवायरनमेंट पे था,
MSCP जो उसमें भी हमारा ज़ाहिर है फोकस सारा एनवायरनमेंट पे था, तो हमने ये सोचा कि ऐसा कोई काम किया जाए जिससे हमारी वेस्ट का भी मसला हल हो जाए, सॉलिड वेस्ट जो हमारी ग्रीन वेस्ट है, और हमारा एनर्जी का क्राइसिस भी दूर हो जाए। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट नारोवाल हमारा होम टाउन है, ठीक है। वहाँ हमने देखा था खवातीन को वो इनएफिशिएंट चूल्हे, जो लकड़ी के चूल्हे, लकड़ी जला रही हैं, दीवारें काली, बीमार, हमारे देहातों में ये होता है आमतौर पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह उस रहे वक्त हैं हमने सोचा था कि कोई ऐसा काम किया जाए कि हम इनको बीमारियों से बचाया जाए, किचन भी साफ रहेगा और खर्चा भी कम होगा और सेहत भी नहीं खराब सेहत भी अच्छी, उसके खाने का जायका भी बहुत अच्छा आता है। इस हमारे गैसीफाइड बर्नर की Of course, इसकी वजह पैलेट ये- कहते हैं, ये बेसिकली वुड पैलेट है, बायोमास पैलेट है, Okay. लकड़ी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है मैं समझ गई। माशाल्लाह। और इसकी वजह से देख लें, अभी आप स्टिल देख लें फ्लेम अभी तक कितना वो मैं ही देख रही तेज है, गैसिफिकेशन हो रही है, इसमें मुसलसल गैसिफिकेशन हो रही है। लेकिन ये फिर वही कहेंगे कि ये किचन का आइटम है। हीटर्स हम डिजाइन कर रहे हैं, गीजर्स पे भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और बल्क कुकिंग जैसे लंगर खाने इनका खाना बनता है, हाँ हाँ जैसे बिल्कुल। गवर्नमेंट पाकिस्तान कर रही, उनके लिए बेहतरीन चीज है हमारे बड़े चूल्हे हैं। और पिकनिक प्लेस पे भी आप लेके जा हमारे- सकते हैं। बिल्कुल, इसको हमारा क्या जो बात। 5G मॉडल है, आप उसको अपने बैग में पैक करें, डिग्गी में रखें, साथ इस्तेमाल करें, क्या बात। ये सेफ है। अच्छा, एक बहुत अच्छा का डिग्गी में रखे, सिलेंडर को रखते हुए डर लगता है, वो ज्यादा हिलता है ना, बड़ा खौफ आता है गाड़ी में खासतौर पे। इसको आप रख सकते हैं, बहुत इजीएस्ट। जाए बारबेक्यू करें, एंजॉय करें, पार्टीज में भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ग्रिल वो रख दें और इसके ऊपर बारबेक्यू भी कर सकते हैं। बेहतरीन बेहतरीन है, इसका काम हो सकता है इस पे। क्या बात है जी। कुछ कहना चाह रहे जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त हम लोग माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा आप बेसिक चीज़ों पे बात करती हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदा एक 26 करोड़ का हिस्सा है, मैं भी यूनिट हूँ, हर बंदा अपना रोल अदा करे। सही बात है। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि हमारे करने से क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा भाई। अगर हमने कोई पॉजिटिव काम करना है तो अपने हमसे स्टार्ट होना चाहिए, मैं से, यानी जो 26 करोड़ का हिस्सा है पाकिस्तान का, इससे स्टार्ट करना है। कोई भी पॉजिटिव काम करना है ठीक। उसको हमें अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की अवेयरनेस पूरे पाकिस्तान में होगी। और ये जो मसला है हमारे पाकिस्तान में सफाई का, सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को लाएंगे, उससे क्या होगा कि सफाई भी होगी, क्लीनिनेस भी होगी और हमारा एनवायरनमेंट भी साफ होगा। लाहौर में हम रहते हैं, वहाँ बहुत सारा स्मोक का प्रॉब्लम है। उसमें सबसे बड़ा जो इसमें कलीदी किरदार है एग्रीकल्चर वेस्ट को इनएफिशिएंट तरीके से तो आप ले लेते होंगे, अब तो उनसे ले लिया करें ना आप। जी, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें ये हम तो एक छोटा सा यूनिट है, इसमें जब तक इदारे गवर्नमेंट का, पाकिस्तान एनवायरनमेंट के इदारे, क्लाइमेट चेंज वाले हमारे माशाल्लाह, मैं उनको आपके चैनल के वसासत से उनको एड्रेस कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट में हमें अभी तक किसी की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। ये हम अपनी सेल्फ सफिशिएंट अपने मसाइल और वही अपनी बात है, capacity लफ्जों में का कर रहे बस हैं। वो है और कुछ भी नहीं। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान में पहली दफा ये हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने क्लीन ग्रीन प्रोग्राम की इनिशिएटिव तो लिया। उसमें काम कितना हो रहा है ये अब हम आने वाले वक्तों में लेकिन सर देखेंगे। मैं एक बात बताऊं, आप अल्लाह पाक आपको नजरे बद से बचाए। माँ बाप की दुआएं हैं आप लोगों पर, जो आपने इतना बिग डिसीजन लिया और इतना बिग प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। यकीन करें, सबसे ज्यादा गंदगी जो है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद बिल्कुल, कर देगी। बहुत ज्यादा। और आपने वो काम किया है जो मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि हमें यही प्रॉब्लम हो रही है कि कचरा हो रहा है, गंदगी हो रही है, स्मोक हो रही है, हम लोग एनवायरनमेंट हमारी पोल्यूटेड हो रही है, गाड़ियों का धुआं ज्यादा हो रहा है, दरख्त कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपने वो चीज की कि उसका यूज, वेस्टेज चीज का यूज जो है ना, वो बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया, जो दोबारा रिसाइकल होके हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। तो ये पॉजिटिविटी को मैं हैरान हूँ। अभी तक आपको फेडरल गवर्नमेंट ने या खास गवर्नमेंट ने जो भी आपके गिर्द जो है, जो MNA है या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सॉरी ऐड करना जी चाहूँगा, सर। आपकी बात काटी कि ये हमारा जो इनिशिएटिव है, ये सेव ट्रीज सेव पाकिस्तान, हमारे हर आप ब्रोशर में देखेंगे हर जगह पे नंबर 1 हमारा जो इसका ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का, पाकिस्तान में दरख्तों को बचाया जाए, प्लांटेशन की जाए। ये प्रोडक्ट बेसिकली है ही इसी मकसद के लिए कि दरख्त ना काटे जाए, उनकी वेस्ट इस्तेमाल की जाए। जैसे हम हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा, कराची में भी मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी ज़्यादा हॉर्टिकल्चर के एस्पेक्ट्स हैं। उसमें इसकी जो डेली ट्रिमिंग होती है, गार्डन वेस्ट होती है, फॉरेस्ट वेस्ट होती है, कमर्शियल लेवल पे जहाँ लकड़ी इस्तेमाल होती है उसकी जो वेस्ट होती है, उसको प्रॉपर तरीके से इकट्ठा करके इस तरीके से फ्यूल बनाया जा सकता है। इस फ्यूल को आप डोमेस्टिक से लेके इंडस्ट्रियल लेवल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने तय जो कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रही हैं। हम लोगों से माजरत भी करना चाहेंगे कि हम इतने ज़्यादा कॉल सेंटर अभी नहीं बन सके। जब कॉल सेंटर बनेंगे हर एक की कॉल को एंटरटेन किया जाएगा इंशाल्लाह। हम कोशिश है कि लाहौर में हमारा सेटअप है, इस्लामाबाद में है, स्कर्दू में है और बाकी छोटे छोटे शहरों में है, कराची में भी इंशाल्लाह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह मैं आपके साथ लोगों के लिए भी। हूँ। और ऐसा जैसा आपका एक अच्छा कदम है,
और पॉजिटिव कदम में हम हमेशा वीनस टीवी गुड मॉर्निंग विद सभी आपके साथ हैं। जो कोशिश कर सकूंगी ऑफ कोर्स ये इंशाल्लाह, इसको thank you. आगे ट्रांसफर करूंगी। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। आप हमारे शो में आए एंड थैंक यू सो मच Thank आप you. आए जी। इंशाल्लाह इनके साथ एक कोशिश करूंगी क्योंकि ये हमारे ऑफ कोर्स आउट ऑफ सिटी से आए हैं और एक बार फिर ये अब तो आ जाए हैं, फिर देखें दोबारा जब इनका एक और टूर होगा तो मैं इनके साथ एक स्पेशल सेगमेंट फिर करूंगी। और इस वक्त जाने का टाइम होगा, पैकेज इनका रेडी रखिएगा, मैं जब खुदाफिज करूंगी इनका पैकेज फिर प्ले कर दीजिएगा। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि जब कोई अच्छा काम करता है ना तो और वो सबके लिए खास ये किरदार अदा करता है कि किसी को कुछ फायदा हो जाए तो समझ लें अल्लाह पाक ने उसे मुंतखब किया है। तो हम कौन होते हैं जो हम उसको अप्रिशिएट ना करें। तो जब अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत मकाम दी है, उसके दिमाग में ये चीज़ डाली कि दूसरों के लिए बेहतर सोच, तो फिर हमें उसके साथ हो जाना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रॉयल बायो एनर्जी की एक कोशिश जो लाया पाकिस्तान में सार्फिन के लिए पहला बायो एनर्जी पैलेट से चलने वाला घरेलू चूल्हा देगा आपको बचत और आसानी भी, न फटने का डर, न लीकेज का खतरा। जब चाहें जहां चाहें बनाएं 15 से 20 अफराद का खाना सिर्फ 1 घंटे में, चले 60 से 70 मिनट लगातार। अभी रॉयल बायो एनर्जी का चूल्हा लाएं और अपने माहौल को आलूदगी से बचाएं। तो सोचिए मत और बचाइए अपना 35 से 40% ईंधन का खर्चा आज से। चूल्हा ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर राब्ता करें।